Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Urda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. So student, I have completed one numerical problem in this previous lecture under the income from other sources. So now we will be discussing about second numerical problem of this particular चैप्टर मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया था उसमें से कुछ पॉइंट हमारे वो वीडियो के लेक्चर हमने देख लिए थे। यहाँ पर भी हम कुछ पॉइंट नए पॉइंट हमारे यहाँ पर आ रहे, तो जो भी एग्जांपल में आपको नया पॉइंट दिखता तो उसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके वो पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलो आज एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं और एग्जाम्पल तरफ जाके सब हम चेक करते हैं कि कैसे किस तरीके से एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेंगे वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है ताकि आपको और आसानी से वो एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं रीड आउट कर लेता हूँ। मिस्टर गणपत रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000। हमारे लिए कौन सा 2000, हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है 2019-20। कॉपी में आपको 16-17 दिखाएगा पर वो आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी प्रीवियस ईयर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2019-20 यही आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने ऊपर में नाम लिख लिया कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्रॉम ऑफ मिस्टर गणपत। प्रीवियस ईयर ये है, असेसमेंट ईयर हमारे पास रहेगा उसके बाद वाला जो है 2020-21। तो पहली जो हेड में गिवन है वो है डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ कोरोना लिमिटेड ग्रॉस इन ब्रैकेट गिवन है 32,000। ये हो गया डिविडेंड। इसको स्टार मार्क भी करके देता हूँ मैं। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कोरोना लिमिटेड। ये कोरोना लिमिटेड जो है वो इंडियन कंपनी है, इसीलिए इसका जो डिविडेंड है वो क्या रहेगा फुल्ली एग्जम्प्टेड। तो यहाँ पर मैं एग्जम्प्टेड लिख देता और बाहर में डैश। तो यहाँ पे अपने स्टार मार्क कर दी, क्यों? क्योंकि ये जो डिविडेंड है इंडियन कंपनी का है और इंडियन कंपनी का डिविडेंड हमेशा क्या होता है एग्जम्प्टेड होता है। तो इसलिए हमने उसको एग्जम्प्टेड करके आउटर कॉलम में एक तो नील लिख सकते हो या आप डैश लिख सकते हो। यहाँ पर नील भी लिख सकते हो आप, नील। तो टोटल वैल्यू हमारी नील हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्टर फीस, उसके बाद क्या है डायरेक्टर फीस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। कितने डायरेक्टर फीस 7,000। इसको हमारा कैलकुलेशन में आ जाएंगे 7,000। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है 7,000, इसलिए कितनी बन गई 7,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल ₹12,000। एग्रीकल्चर लैंड है, अगर एग्रीकल्चर लैंड से इनकम इंडिया से रिसीव्ड होता है तो इंडिया का इनकम हमेशा क्या रहेगा एग्जम्प्टेड रहेगा। और आउटसाइड इंडिया से अगर एग्रीकल्चर लैंड से इनकम मिलती है तो हमारे लिए क्या रहता है टैक्सेबल रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे टैक्सेबल के अमाउंट में इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड कितनी वैल्यू है एग्रीकल्चर लैंड की, कहाँ का है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन नेपाल, कहाँ का इनकम है नेपाल में। इट मीन्स क्या हो जाएगा आउटसाइड इन इंडिया। अगर आउटसाइड इन इंडिया है तो फुल्ली टैक्सेबल। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी टैक्सेबल हो जाएंगी 12,000। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है रॉयल्टी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैं भी यहाँ पर स्टार मार्क करके रखता हूँ। क्या है रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स रिटर्न ₹20,000। यहाँ से हमें लिखना है रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स रिटर्न। बुक्स रिटर्न की हमारे पास क्या है रॉयल्टी। टोटल कितनी वैल्यू है, तो टोटल वैल्यू हमारे पास गिवन है 20,000। इसमें से हमें क्या करना है जो भी एक्सपेंसेस है उसको लेस करना है। लेस करेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय बुक या पब्लिश। एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिया एक्सपेंसेस पेड कर दिया। एक्सपेंसेस पेड पर्पज लिख सकते हो या एक्सपेंसेस पेड बाय बुक्स लिख सकते हो। तो कितना एक्सपेंसेस है 2500।
इसको क्या करना है, यहाँ से लेस करना है। अगर लेस करेंगे तो टोटल आउटर में कॉलम हमारे पास कितनी निकल के आ जाएंगी, 17,500। ओके, तो ये आपको यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया है, और स्टार मार्क करके आपको यहाँ पर लिखना है कि रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स रिटर्न रहेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी है, 20,000। 20,000 में से एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिया, उसको पेड कर दिया, तो जो एक्सपेंसेस हम पेड करेंगे उतना इनकम हमारे लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए एक्सपेंसेस यहाँ से हम लेस करते हैं, और एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो भी वैल्यू है वो आउटर में हम लिख देते। तो आउटर में टोटल वैल्यू कितनी है, 17,500। देन उसके बाद गिवन है ग्राउंड रेंट फॉर लैंड इन कराची ऑफ ₹15,000। अभी यहाँ पे जो इनकम गिवन है वो एग्रीकल्चर लैंड रिलेटेड नहीं है, वो ग्राउंड रेंट मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड रिलेटेड है। अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड इनकम रिसीव्ड होता है तो वो कहीं का भी हो, इंडिया का हो या आउटसाइड इंडिया हो, दोनों भी हमारे लिए क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, टैक्सेबल के हेड में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ग्राउंड रेंट फॉर लैंड, ग्राउंड रेंट फॉर लैंड, ग्राउंड रेंट फॉर लैंड इन कराची। कराची हमारे इंडिया में ही आता है, बट ये ग्राउंड रेंट है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, फुल्ली टैक्सेबल कर दिया। टोटल कितनी वैल्यू है, 15,000। तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, 15,000। टोटल वैल्यू है 15,000, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दी 15,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट ₹2,000। अभी जब भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट अंडरलाइन करके लिख लीजिए, पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड अगर आपको कोई इनकम मिलता है तो इंडिविजुअल के लिए 3,500 तक एग्जम्प्टेड है, और नॉन इंडिविजुअल रहेगा तो 7,000 तक एग्जम्प्टेड है। तो ये हमारा गणपत है, गणपत क्या है, इंडिविजुअल पर्सन है, एक पर्सन है, तो इसीलिए उसका जो लिमिट है वो कितने, 3,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट। टोटल वैल्यू कितनी है, 2,000। इसीलिए यहाँ पर क्या आएंगी, नील, क्योंकि इसकी लिमिट यहाँ पर लिख देता हूँ, लिमिट कितनी है 3,500, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसको भी मैं स्टार मार्क करके देता हूँ ताकि आपको यहाँ से ध्यान में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पोस्टल सेविंग बैंक अकाउंट 3,500 तक क्या है, उसकी डिडक्शन क्या रहेंगे, नील रहेंगी, मतलब एग्जम्प्टेड रहेंगी, और अबो जो रहेगा तो उससे लिमिट से हम माइनस करके बाहर आउटर में लिख देंगे जो भी वैल्यू रहेगी वो। देन नेक्स्ट उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, इन अ बैंक अकाउंट, इन अ बैंक अकाउंट, वो क्या होता है, हमेशा टैक्सेबल रहेगा। तो टोटल कितनी वैल्यू है, 16,000। तो पूरा फुल टैक्सेबल है। टोटल अमाउंट जहाँ जितनी भी हमने निकाली थी 16,000 वो यहाँ पर हमेशा क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड फ्रॉम कौन सी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी, इसका डिविडेंड कितना है, टोटल 2,300। टोटल कितना, 2,300। यहाँ पे भी मैं स्टार मार्क करके देता हूँ। देखो यहाँ पर भी डिविडेंड था, यहाँ पर भी डिविडेंड था, पर यहाँ पे जो डिविडेंड मिला था वो इंडियन कंपनी का था। वो कौन सी कंपनी का था, इंडियन कंपनी का था। और यहाँ पे जो डिविडेंड मिला वो कौन से कंपनी का है, फॉरेन कंपनी का है। तो इंडियन कंपनी का डिविडेंड हमारे लिए क्या है, एग्जम्प्टेड है, और फॉरेन कंपनी का डिविडेंड हमारे लिए क्या है, टैक्सेबल है। तो यहाँ पे हमने टोटल डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी का जो भी इनकम था हमने क्या कर दिया, फुल्ली टैक्सेबल कर दिया, फुल्ली टैक्सेबल है वो टोटल। नेक्स्ट उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद HDFC ₹1,700। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट टोटल कितनी वैल्यू है, विथ HDFC की टोटल अमाउंट कितनी है, 1,700। तो क्या रहेंगे, फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। अब ये सबलेटिंग हाउस क्या होता है, यह सबसे पहले आपको समझ लेना है। सबलेटिंग हाउस का मीनिंग होता है कि मैंने आपके तरफ से रेंटल पर हाउस ले लिया,
ठीक है, मैंने आपके तरफ से रेंटल पर हाउस ले दिया और मैंने मेरे दोस्त को दूसरे रेंट पर दिया। वो हाउस किसका है? आपका है। आपके लिए वो इनकम कहाँ पर चली जाएंगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चली जाएंगी जब हमने कैलकुलेट किया था। और मेरे लिए वो इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, क्योंकि वो मेरा हाउस नहीं था, मेरा घर नहीं था, घर किसका था? दूसरे का। और पैसे कमा रहा, मैं भी उस पे से पैसे कमा रहा हूँ, तो इसलिए हम हमारा वो जो रेंट रहेगा उसको क्या कहेंगे? अब सबलेटिंग हाउस। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। तो टोटल अमाउंट कितनी दी हमने? रेंट कितनी दी? टोटल 2000 पर मंथ। तो इंटू कितना हो जाएगा? 12, तो कितना हो जाएगा? 24,000। टोटल कितनी इनकम दी हमने? 24,000। इसमें से हमने जो रेंट वालों को पैसे दिए तो वो क्या हो जाएंगे? माइनस रेंट पेड बाय द ओनर, रेंट पेड बाय द ओनर प्लस एक्सपेंसेस, प्लस पेड एक्सपेंसेस। दो चीजें आपको यहाँ से लेस करनी है। एक तो जो रेंट आपने पेड किया ओनर को वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है, और उसको जो भी एक्सपेंसेस आपको खर्चे हुए वो भी आप क्या कर देंगे? यहाँ से लेस कर देंगे। तो टोटल अमाउंट कितनी है? 1000 इंटू 12, और टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 2000। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगे? 14,000। इसको हम लेस कर देंगे तो टोटल इनकम हमारे लिए कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, ये पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए भी मैं इसको स्टार मार्क करके रखता हूँ। इंटरेस्ट फ्रॉम सबलेटिंग वाला हाउस, ये पहले तो किस पार्ट में टैक्सेबल होता है? अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम जो भी सब टेनेंट है उससे जितना मिला वो उसमें से माइनस कर देंगे रेंट पेड बाय ओनर प्लस एक्सपेंसेस, और उसका जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो हमारा इनकम हो जाएगा। इसीलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन फ्रॉम आर्टिकल पब्लिश इन मैगजीन। मैगजीन में क्या कर दिया हमने? एक मैगजीन एक पब्लिश कर दी थी, उसका मैगजीन में हमने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसका रेम्यूनरेशन हमें मिल गया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। रेम्यूनरेशन फ्रॉम आर्टिकल, रेम्यूनरेशन फॉर आर्टिकल। टोटल अमाउंट कितने? पब्लिश बाय मैगजीन में कितना? 3000। इसीलिए हमने कितने लिख दिया वहाँ पर? 3000। नेक्स्ट है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस एट बैंगलोर ₹10,000। तो लॉटरी से हमें पैसे मिले, वो हमारा कैजुअल इनकम होता है। तो इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, वो कहीं का भी हो, बैंगलोर का हो, ऑल इंडिया के आउट ऑफ का हो, सभी के लिए सभी हमारे लिए क्या होता है? टैक्सेबल होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ₹5,000, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टोटल वैल्यू कितनी है? 5,000। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल कितना है? 5,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कितनी बन गई? 5,000। नेक्स्ट, जो भी बचा पार्ट है मैं यहाँ पर थोड़ा रीड आउट करता हूँ ताकि इसका जो भी पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास गिवन है दो तीन एक ही हमारे पास पॉइंट बचा है, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पे लिख देंगे विनिंग, ये भी हमारा कैजुअल इनकम का ही पार्ट रहता है, ये भी हमारे लिए टैक्सेबल रहता है। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड्स पजल, क्रॉसवर्ड पजल, इसकी टोटल हमारे पास कितनी है? 6,900। कितनी है? 6,900। इनर वाला कॉलम छोटा सा कर देता हूँ, इनर वाला कॉलम में नहीं करता हूँ। तो टोटल हो गया हमारा, ये सबकी हम टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद क्या मिल जाएगा हमारे पास? ग्रॉस इनकम मिल जाएगा। तो इसकी टोटल हम करेंगे ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम टोटल हमारे पास मिल गया 1,06,400। टोटल कितना मिल गया? 1,06,400। उसमें से हम डिडक्शन माइनस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57A। तो टोटल क्या है हमारे पास? नील है, कोई डिडक्शन नहीं है। इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास बचेंगे उसको हम क्या कहेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितनी वैल्यू है?
1,06,400 ये हो जाएगा हमारा टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे और वहाँ पर हमारा एग्जाम्पल फिनिश हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये दूसरा भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कर लिया है। तो जो मेन पॉइंट थे जहाँ पर हमने स्टार मार्क किया, ये सभी पॉइंट आपके बुक में लिखना है और इसको रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में जब भी आप जाएंगे तो उसमें आपको इसमें आसानी हो जाएगी और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।